नमस्ते प्यारी छात्राओं, नमस्ते प्यारी छात्राओं। देखो, हमने आपके लिए जो है संयोजन अभिक्रिया तक उसके उदाहरण तक की आपसे बात कर ली थी। अब हमारी अगली जो अभिक्रिया है, जैसे संयोजन अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक तथा उत्पाद जब अभिकारक मिलकर के जो उत्पाद बनाते हैं या जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उन अभिक्रियाओं के अंतर्गत कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ऊष्मा का निर्माण होने लग जाता है, ऊष्मा निर्मुक्त होने लगती है, जिससे कि मिश्रण अभिक्रिया का जो मिश्रण है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कभी आपने देखा होगा वो पुताई करने के लिए वो मोटा मोटा सा एक, जिसको कली कहते हैं, जैसे उसको पानी में डालते हैं तो कुछ देर पानी से क्रिया करके उसमें बहुत तेज बुलबुले से उठने लगते हैं और पूरा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंतर्गत या अभिक्रिया घटित हो जाने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एक बार देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के बाद अगली हमारी जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो बहनों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उस अभिक्रिया में यदि ऊष्मा का निर्माण हो रहा है या ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर प्राकृतिक गैस जिसको मीथेन कहते हैं, मीथेन प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको प्रकृति से दलदलों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए मीथेन को प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है भाई? CH4। ये जो प्राकृतिक गैस है, जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, मीथेन गैस जिसको प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं, इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ में ही ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है या ऊष्मा भी निर्मित होती है। इस ऊष्मा के निर्मित होने के कारण या ऊष्मा का निर्माण होने के कारण ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको घटित होने के बाद या संपन्न होने में ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, प्राकृतिक गैस मीथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है
और इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण के साथ साथ ही किसका निर्माण होता है भाई? ऊष्मा का निर्माण होता है। इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कहने का मतलब है, जो हमारी मेन बात है वो ये है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई? ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का सीधा सीधा सा पहचानने का तरीका है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में ऊष्मा लिखी हुई होती है, कैलोरी के अंतर्गत ऊष्मा को मापते हैं, तो जब ऊष्मा का मान लिखा हुआ रहता है तो वो जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होती है। अन्य उदाहरण श्वसन। हम जो श्वास लेते हैं, श्वसन किसे कहते हैं? वातावरण, फेफड़े, रक्त तथा कोशिका। वातावरण, रक्त तथा कोशिका, इन तीनों के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं के अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाएं काम ले लेती हैं। फिर वहाँ से CO2 रिलीज होती है, फिर उसको वायु श्वसन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो इसे कहते हैं श्वसन। वातावरण, रक्त तथा कोशिकाओं के मध्य गैसों का जो विनिमय या आदान प्रदान होता रहता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, भोजन के ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं भाई? श्वसन कहते हैं। तो होता क्या है? जो श्वसन है, हम जो श्वसन करते हैं, जीव जो श्वसन करते हैं, ये श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि श्वसन के अंतर्गत भी किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? देखो, जीव जो होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन का पाचन होता है शरीर के अंतर्गत, और जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के बाद जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं वो सरल छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं। पाचन के बाद खाद्य पदार्थों के जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे ही छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि कोशिकाओं के अंदर, जीवों की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहता है। ठीक है ना? तो यह ग्लूकोज जो बना है पाचन क्रिया के माध्यम से, जो ग्लूकोज बना है जटिल कार्बनिक पदार्थों के पाचन के बाद जो ग्लूकोज बना है, यह कोशिकाओं के अंतर्गत है। अब होता क्या है कि वातावरण से जो ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद जो है ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है भाई? उदाहरण। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का उदाहरण है। ठीक है ना? ये जो है जीवों की कोशिकाओं के अंतर्गत पाचन क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये कोशिकाओं के अंदर एक ग्लूकोज है। वातावरण से श्वसन क्रिया के माध्यम से हमने क्या ली भाई? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, और साथ में ही क्या बनती है भाई?
ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो ये ऊष्मीय जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा यहाँ पर निर्मित हुई है, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये श्वसन क्रिया जो होती है ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दो उदाहरण हो गए भाई, एक तो प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन, ये भी किसका उदाहरण है भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या निर्मित हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। और ये श्वसन जो है, ये श्वसन भी क्या है, एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंतर्गत जो पाचन होता है भोजन का, उस पाचन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इस ग्लूकोज के निर्माण के बाद ये ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, श्वसन क्रिया के माध्यम से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया होती है। क्रिया होने के बाद CO2 और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो ऊष्मीय ऊर्जा जो है, ये ऊष्मीय ऊर्जा हमको ये बता रही है कि श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है भाई, उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है कंपोस्टिंग की क्रिया। कंपोस्टिंग की क्रिया का मतलब होता है कभी कभी जब हम खाद बनाते हैं, सड़े गले रासायनिक या कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, गोबर, भैंस पालतू जानवरों का मलमूत्र, गोबर आदि को एक गड्ढे में डालते जाते हैं, ठीक है ना, और जब डालते चले जाते हैं गड्ढे के अंतर्गत बहुत बड़ा टंकी बना दी जाती है, तो वहाँ पर कुछ दिनों के बाद उसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है, और ये ऊष्मा जो होती है, इस ऊष्मा के कारण जो कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, वो कंपोस्ट जो खाद बनाया जाता है, वो कंपोस्ट खाद जो होता है, उस कंपोस्ट खाद की क्रिया के अंदर ऊष्मा निर्मित होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट तथा जैविक पदार्थों को हम एक गड्ढे में डालते चले जाते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण वो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो किण्वन की क्रिया करते हैं, सड़न उत्पन्न होती है, और वहाँ पर अधिक मात्रा में जो है ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए ये जो कंपोस्टिंग जो खाद बनती है, धीरे धीरे सभी कार्बनिक पदार्थ गल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ उस गड्ढे के अंदर रह जाते हैं, और फिर उस खाद को हम जब खेतों में काम लेते हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है। तो इस प्रकार की जो खाद होती है उसको कहते हैं कंपोस्टिंग खाद, और ये कंपोस्टिंग खाद की क्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एक अभिक्रिया जिसका नाम है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद है ऊष्माशोषी। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। तो देखो भाई ऊष्माशोषी में उल्टा हो जाएगा। ऊष्माशोषी में क्या है, तो यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर तो ये हो रहा था कि ऊष्मा निकल रही थी, उत्पन्न हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन ऊष्माशोषी के अंतर्गत जब किसी रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होती है या संपन्न नहीं होती है, तो उसको हल करने के लिए या उसको संचालित करने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत। ऐसी अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ या उत्पाद निर्माण हेतु या उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा दी जाती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक टॉपिक था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है ना। हमारी इस किताब के अंतर्गत जो है ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया की अभिक्रिया ही आपको दे रखी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, अभिक्रिया को संचालित करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आगे हमारी जो बुक है उसके अंतर्गत एक नोट लिखा हुआ है, इसको भी समझना। एक नोट लिखा हुआ है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है, एक आउटलाइन अंडरलाइन हो रही है, हाईलाइट, उस नोट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना सुनना। और मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके समझ में कोई बात अगर नहीं आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अपनी कभी भी आप अपनी जो है आपको जिस भी टॉपिक में कोई समस्या आ रही है उसको आप जो है पूछ सकती हैं। ठीक है ना। कुछ ही दिनों में एक दो दिन के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। हमारा ये चैप्टर क्या होने वाला है भाई? कंप्लीट होने वाला है। इसलिए जो पढ़ाया जाता है उसको आप समय समय पर याद करते चले जाएं। ठीक है ना। देखो भाई, CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको पहले ही बता चुका हूं मैं, बुझा हुआ चूना, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका जो विलयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। देखो भाई, ये बुझा हुआ चूना जो होता है, जैसे हमने आपको एक कली का उदाहरण दिया था, ठीक है ना। डिस्टम्बर है, डिस्टम्बर के पहले चलती थी कली मोटे मोटे से, वो अब भी चलती है। पानी में डाल देते हैं, कुछ समय के बाद बहुत मोटे बुलबुले उठते हैं और फिर उसको घोल करके फिर उसमें रंग मिला करके दीवारों की पुताई की जाती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, बुझा हुआ चूना जो होता है, ये क्या करता है? जल से क्रिया करके, किससे क्रिया करके भाई? जल से क्रिया करके, सॉरी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु के अंतर्गत जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। किसकी परत बना लेता है भाई? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 को ही संगमरमर या इंग्लिश में कहते हैं इसको मार्बल, इस CaCO3 को ही संगमरमर कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको जवाब देना है CaCO3। ऐसे पूछ लिया जाए कि बताना कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, तो आपको जवाब देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है तब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है भाई, और साथ में ही जल का भी निर्माण होता है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताना कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, तो आपको जवाब देना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा साथ में जल का भी निर्माण होता है। ठीक है ना। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर, क्या कहते हैं भाई, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। संगमरमर जो होता है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो दीवार होती हैं उन दीवारों की चमक बढ़ाने में, दीवारों की क्या करने में, चमक बढ़ाने में, दीवारों की चमक बढ़ाने में किया जाता है। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक नोट का। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि बताइए भाई दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो है सफ़ेदी करने के लिए तो किया जाता है CaOH का होल ट्वाइस। और अगर प्रश्न से पूछ लिया कि दीवारों की चमक बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी अभिक्रिया जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और साथ में जल का भी निर्माण होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दीवारों की चमक बढ़ाने में किया जाता है। तो दीवारों की चमक बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और एक प्रश्न और बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना।